हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग लुसेंट का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुषाण वंश से पहले तक का रिवीजन कर लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे कुषाण वंश से लेकर के पुष्यभूति वंश तक का। जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा ये तीनों वंश से ही रिलेटेड मिलेगा। तो आप यदि पढ़े हैं, रिवीजन के लिए आए हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है। और यदि आप नहीं भी पढ़े हैं यहाँ तक कुषाण वंश से लेकर पुष्यभूति वंश तक लुसेंट से, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चंस लिया है उसको डिटेल्स में समझाया है, डिस्क्राइब किया है, तो आपको ऐसे याद भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और लुसेंट की बात कर ले तो लुसेंट जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये वीडियो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको आंसर आता है तो आप हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुजुल कडफिसेस थे। क्या नाम था उनका? कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश जो था एक कबीला प्रजाति का था। कबीला एक प्रजाति होता है जिससे संबंधित था कुषाण वंश। कुषाण वंश के ये थे, राजा थे ये कनिष्क। इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर जो कि वर्तमान समय में पेशावर है। पेशावर जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो कहाँ थी? मथुरा में थी। तो आपको याद रखना है कि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। और कनिष्क जो था कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश एक कबीला प्रजाति का था और इसकी जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। और आप यदि इस वीडियोस के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शक संवत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो शक संवत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है ऐसे सेट किया गया है कि क्योंकि यहाँ पर कब क्वेश्चन जो था इसका जो ऑप्शन है इसमें रहता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई है, तब हम लोग आंसर कर पाते। लेकिन यहाँ है किसके शासनकाल में, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा। तो देखिए शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में उस समय किसकी शासनकाल थी? तो उस समय जो था कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था, जब वो राजा बना था, उसके साथ ही शक संवत की शुरुआत की थी। और जो जिस संवत की शुरुआत की थी, मतलब शक संवत का शुरुआत, जिसे कि आज भी हम लोग यूज करते हैं, भारत सरकार के द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाने लगा। किसको? शक संवत को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। और बात कर ले अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर देखिए 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में एक और संवत की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम क्या था? विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की 78 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कनिष्क किस धर्म को मानता था? कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था वो किस धर्म को मानता था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म में भी ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। महायान शाखा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। तो जिसमें जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बसुमित्र ने की थी। तो उसके बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया। किसमें? हीनयान शाखा और महायान शाखा में। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, बौद्ध का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्धों का जो रामायण कहा जाता है वो किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन की पूरा उनका वर्णन किया गया है कि कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने कहाँ से किसके पास गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और कैसे कैसे उन्होंने तपस्या किया, इसके बारे में बुद्ध चरित्र में वर्णन किया गया है। अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ देखिए महाविभाज सूत्र है। महाविभाज सूत्र को बौद्धों का विश्व कोश कहा जाता है।
इसके जो रचनाकार थे वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा महाविवाद सूत्र की रचना की गई थी, जो कि बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। और कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और कथावस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जो है वो वर्णन किया गया है, पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को। नागार्जुन को कहीं कहीं आपको नागसेन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका नाम नागसेन था फिर और नागार्जुन भी था। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने जो था सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाने लगा। नागार्जुन की और भी बात कर ले तो ये जो थे हिंद यूनानी जो थे, मिनांडर जिनका नाम था, उनको इन्होंने क्या की थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इससे भी ये बहुत फेमस थे, क्योंकि मिनांडर जो था हिंद यूनानियों में सबसे प्रतापी राजा बना था। तो नागार्जुन जो थे वो भारत का आइंस्टीन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो आप इस क्वेश्चन से ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। गंधार शैली की बात कर लें तो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियों का साक्ष्य मिला है वो गंधार शैली में मिला हुआ है। जबकि बुद्ध के प्रथम जो मूर्ति था उसके बारे में बात करें तो वो मूर्ति मथुरा शैली में बनाया गया था। बाकी सारी मूर्तियों का साक्ष्य जो मिला है वो किस शैली में मिला है? गंधार शैली में। तो इन दोनों शैलियों का विकास जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। देखिए कुषाण वंश के बाद कुषाण वंश का जब पतन हुआ, जब कुषाण वंश खत्म हुआ, उसके बाद गुप्त वंश का स्थापना हुआ। तो गुप्त वंश की जो शुरुआत किया था, जिन्होंने स्थापना किया था, उनका नाम था श्रीगुप्त। और इनका जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक है? 240 से 280 ईस्वी तक का माना जाता है। मतलब कि गुप्त वंश का जो स्थापना हुआ था वो तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कौशाम्बी में। कौशाम्बी जो कि कहाँ पर है? प्रयाग के निकट का जगह है, जिसे कौशाम्बी कहा गया है। और कौशाम्बी में कौशाम्बी अभिलेख था। किसका अभिलेख था? ये अशोक के समय का था। तो कौशाम्बी अभिलेख, जिसे कि रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, और उसको अकबर ने अपने इलाहाबाद के किला में वहां से उठा करके कौशाम्बी से इलाहाबाद के किला में स्थापित किया था। तो आप इससे रिलेट कर करके याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक को प्राप्त था? यहाँ पर देखिए किस गुप्त शासक को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। अब ये क्यों मिला था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो कि किस वंश से थे? तो गुप्त वंश से संबंधित है। और ये कब गद्दी पर बैठे थे? 335 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लें तो ये जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इनका उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन था? समुद्रगुप्त हुआ था। और ये गुप्त वंश के एक महान सम्राट बने थे। अभी गुप्त वंश में सबसे जो महान सम्राट के पहले महान सम्राट की बात कर ले तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और ये कब बने थे राजा? तो 320 ईस्वी में ये राजा बने थे, गद्दी पर बैठे थे। और इसके साथ ही एक संवत की भी शुरुआत हुई थी। किस संवत का? गुप्त संवत का। 319 से 320 में गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था, जिसके कारण इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे और ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। कौन? समुद्रगुप्त। जैसा कि आपको हम पिछले क्वेश्चंस में ही बताए हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बने थे। और ये जो थे ये 335 ईस्वी में गद्दी थे। और इनसे पहले जो थे कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। वो कब बने थे? 320 में, जिन्होंने की गुप्त संवत की शुरुआत की थी।
तो ये 335 में राजगद्दी पर बैठे थे। और इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि ये जो थे वो बहुत से राजाओं को हराया था, जिसके कारण ही इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हरा दिया था, जिसके कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था। समुद्रगुप्त जो कि विष्णु के उपासक थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, और ये संगीत प्रेमी भी थे। इनके जो सिक्का मिला है उस पे बीना बजाती हुई जो चित्र अंकित है उसके कारण पता चलता है कि ये बहुत ही संगीत प्रेमी थे समुद्रगुप्त। और इन्हें कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लिखने की भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसलिए इन्हें कविराज भी मिलता है देखने को। कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही। और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा ही इलाहाबाद में जो प्रशस्ति लेख की रचना की गई है वो हरिसेन के द्वारा ही, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट की बात कर ले। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में चीनी यात्री जो था फहियान वो भारत आया था? तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री फहियान जो था वो आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो कौन था? तो ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो कि 380 में गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर, मतलब राजा बना था। और इसके शासनकाल में ही, इसके आसपास ही फहियान जो थे वो भारत की यात्रा पर आए थे, भारत में आए थे। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो चांदी का सिक्का चलाया था, क्योंकि उन्होंने जब शकों को हरा दिया था, शक पर विजय प्राप्त किया था, शक वंश पर, तो उसके बाद ही इन्होंने चांदी का एक सिक्का चलाया था। और उसके बाद एक और भी जो संवत की शुरुआत हुई थी वो विक्रम संवत है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 58 ईस्वी में हुआ था विक्रम संवत की शुरुआत। वो भी क्यों हुआ था? तो वो भी शकों के विजय के उपलक्ष्य में ही। उज्जैन के राजा जो थे वो शकों को भगा दिए थे, जिसके कारण ही वो विक्रम संवत की शुरुआत किए थे। तो यहाँ से वो जो था याद आया, इसलिए कनेक्ट करके आप याद करेंगे तो ऐसे ज़्यादा याद होगा। इसीलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो ये भी गुप्त शासक के द्वारा ही हुआ था। ये आपके लिए क्लू है, तो ऑप्शन में देखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त, जिसे कि कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा, इनका नाम भी था गोविंद गुप्त, मतलब कहीं कहीं आपको गोविंद गुप्त भी देखने को मिल सकता है, और कुमारगुप्त भी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त राजा बना था, जो कि कब बना था? 415 ईस्वी में बना था ये राजा, और इसका जो शासनकाल था वो 54 तक चला था, 454 ईस्वी तक। तो कुमारगुप्त जो था नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस गुप्त शासक के काल में हुणों का आक्रमण हुआ था? हुण जो थे उनका आक्रमण किस गुप्त शासक के शासन काल में हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त के शासन काल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासन काल में। स्कंदगुप्त अब कौन था? तो ये कुमारगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा बना था, गुप्त वंश के गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त के बाद कौन? स्कंदगुप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ था? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। गुप्त काल का सर्वाधिक व्यापारिक जो केंद्र था वो कहाँ था? उज्जैन था। और गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे उन्हें क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। वहाँ उनके बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दिनार कहा गया है। किसको? स्वर्ण सिक्कों को। जो सोने के सिक्के बनाए गए थे गुप्त काल में उसे दिनार कहा जाता था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि स्वर्ण काल में जो गुप्त काल में जो सिक्के बने थे सोने के, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। और गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। भानुगुप्त जो कि गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे।
और भानुगुप्त के एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त के द्वारा ही मतलब उनके शासनकाल में बनाया गया है, कब? 510 ईस्वी में। और उसमें ही हमें मिलता है सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य एरण अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है, जिसमें क्या है कि एक स्त्री के, उनके पति के मृत्यु के बाद स्त्री को क्या किया गया है? सती होने का प्रमाण मिला है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। तो एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में लिखा गया है, तो ये किससे संबंधित है? किसके शासनकाल से संबंधित है? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त जो सम्राट था वो किस धर्म को मानता था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म को। गुप्त सम्राट जो था वो सभी जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। और इनका जो महत्वपूर्ण अवशेष जो है वो दशावतार मंदिर, जो कि कहाँ पर है? झांसी में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, उसमें मिलता है वैष्णव धर्म का साक्ष्य कि जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से हो जाएगा। और कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अजंता की गुफा किससे संबंधित है? तो अजंता की जो गुफा है वो किससे संबंधित है? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, जो हम पिछले हिस्ट्री का क्वेश्चंस का सेट लगाए थे हम लोग, उसमें 40 क्वेश्चंस का, जिसमें कि कुषाण वंश से पहले तक हमने कवर किया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 25 में था कि अजंता की गुफा किस वंश से संबंधित है या किस वंश ने सबसे पहले बनाया था। तो हमने वहां पर राइट आंसर किया था सातवाहन वंश। तो कहीं कहीं आपको गुप्त वंश भी देखने को मिलता है, जैसा कि आपने कमेंट में बताया कि मैम गुप्त वंश होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अजंता की गुफा थी, जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थी, उसमें जो था उसमें टोटल जो गुफाओं की संख्या थी वो 29 थी। पूरे जो गुफा थी वो कितने थे? 29 थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही गुफाएं जो थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे। कितने? 16 और 17। गुफा नंबर 16 और 17 जो था वही सिर्फ गुप्त वंश से संबंधित था, मतलब गुप्त काल में वो बनाया गया था। और बाकी जो थे वो थे दूसरे धर्म से संबंधित थे। तो सबसे पहले अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल से पहले किसमें हुआ था? सातवाहन वंश ने ही करवाया था। कब? 60 ईसा पूर्व में, सॉरी, कब? 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश ने एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो वहाँ इसलिए वहाँ का आंसर जो था वो बिल्कुल सातवाहन वंश ही राइट होगा। यदि आपके ये में रहे एलोरा और अजंता की गुफाएं और उसमें सातवाहन वंश भी रहे, तो आप वहाँ पर सातवाहन वंश को ही राइट करेंगे, क्योंकि गुप्त वंश में सिर्फ 2 गुफाओं को बनाया गया था। अजंता में जो गुफाएं थी, सिर्फ 2 गुफाओं को गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था। बाकी गुफाओं, जबकि जो वर्तमान समय में बात कर ले, पहले तो 29 गुफा थी, वर्तमान समय में केवल 6 ही बचे हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही गुफा गुप्त वंश से संबंधित है। तो वो अजंता की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ राइट आंसर था क्या? बौद्ध धर्म था। तो आप ये डाउट को अपना क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे? किसके समकालीन थे, मतलब उस समय राजा कौन था? कालिदास जब संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे, उस समय कौन राजा था? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कालिदास जो थे वो एक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। और इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बात करें तो एक आयुर्वेदाचार्य भी रहते थे। उनका नाम था क्या? धन्वंतरी। तो आप ये भी याद रखेंगे कि धन्वंतरी जो थे वो किसके दरबार में? आयुर्वेद थे। तो वो किसके दरबार में थे? आयुर्वेदा। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, तो इसीलिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई है? तो पंचतंत्र की रचना किस काल में हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना किया गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की रचना की थी, और जिसमें उन्होंने ये बहुत ही मतलब जो था पंचतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ही सभी जगह पर प्रचलित था, जिसे कि बाइबल के बाद, जो कि ईसाई धर्म का ग्रंथ है, तो बाइबल के बाद ही इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? पंचतंत्र को। और ये किसके द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और किस काल में लिखा गया है? तो गुप्त काल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को।
गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इस काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों का भरमार है, बहुत कुछ हमें इस काल से प्राप्त होता है, जैसे कि अजंता की गुफाओं की बात कर लें, और भी बहुत कुछ हमें मिला है। जैसे कि इस काल में ही पुराणों का जो पहले का पुराण था उसको वर्तमान रूप में रचना की गई है। मंदिर बनाने की कला का भी विकास गुप्त काल में ही हुआ है। तो इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं हम लोग? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। तो आप समझ गए कि क्यों कहा गया है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर गुप्त काल। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आर्यभट्ट जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट रहते थे, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और भी कवि रहते थे, जिनका नाम था क्या क्या? आर्यभट्ट तो थे ही, और एक नाम था वराहमिहिर, और दूसरा आपने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, और ब्रह्मगुप्त भी इनके प्रसिद्ध विद्वान थे। इनके दरबार में रहने वाले ये सब प्रसिद्ध विद्वान में से एक थे। आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम लिखा है और सूर्य सिद्धांत की भी रचना की है। आर्यभट्ट सबसे पहले बताया था, अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ये बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप याद रखेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा गया है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? प्रभाकर वर्धन होगा यहाँ पर, तो टाइपिंग मिस्टेक से र छूट गया है, तो आप सही कर लेंगे। प्रभाकर वर्धन किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्यभूति वंश। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? नरवर्धन के द्वारा किया गया था। और पुष्यभूति वंश का जो स्थापना हुआ था वो गुप्त वंश के पतन के बाद हुआ था। गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का स्थापना हुआ। और प्रभाकर वर्धन की बात यहाँ पर हो रही है, तो इन्होंने राज्यवर्धन के बाद गद्दी पर बैठा था। किस वंश के गद्दी पर? पुष्यभूति वंश की गद्दी पर प्रभाकर वर्धन, और इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे प्रभाकर वर्धन। किस वंश के? पुष्यभूति वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित किया था? तो देखिए यहाँ पर जो शासक का नाम दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो शासक था उसने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थापित किया था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति वंश के एक शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था, कहाँ पर बदल दिया था? तो कन्नौज में इन्होंने अपना राजधानी को बना लिया था। और ये हर्षवर्धन 606 ईस्वी में जो पुष्यभूति वंश का गद्दी था उस पर ये बैठे थे। उस समय ये राजा बने थे, और जब ये राजा बने थे हर्षवर्धन, इसकी जो उम्र थी, इनकी उम्र थी सिर्फ 16 वर्ष, और 16 वर्ष की अवस्था में ही ये राजा बने थे। और इन्होंने अपनी राजधानी को थानेसर जो कि हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र के निकट है, तो थानेसर से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बना लिया था? तो कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस राजा ने अपनी राजधानी को कन्नौज में बनाया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा ये बनाया गया था, और हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट जो थे वो एक कवि थे, और ये किसके दरबार में रहते थे? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट जो थे ये रहते थे, और इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। हर्षचरित मतलब ये जो हर्ष थे, इन हर्षवर्धन के बारे में पूरा रचना इन्होंने, मतलब इनके जीवन के बारे में इस बुक में बताया है, इस किताब में बताया है। किस किताब में? हर्षचरित में इन्होंने बताया है हर्षवर्धन के बारे में। किसने? बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हर्षवर्धन किसका उपासक था? हर्षवर्धन जो था वो किस धर्म को मानता था, किसका उपासक था? तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शिव का ये उपासक था। शैव धर्म को ये मानता था। तो हर्षवर्धन किसका उपासक था? शैव का उपासक था, ये शिव धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 रचना मिल रहा है, तो इसमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं किया गया है?
तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही समझाया है कि बाणभट्ट जो थे वो हर्षचरित की रचना किए थे, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित ही। निम्नलिखित में से ये जो था हर्षचरित ही, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाकी नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सभी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया ये सब पुस्तक है। तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन का हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग भी एक चीनी यात्री था जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। पुष्यभूति वंश का जो शासक था इसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। कब? 629 ईस्वी में यह चीन से चला था, सॉरी 629 ईस्वी में ये चीन से चला था और भारत में पहुंचा था 630 ईस्वी में। और इन्होंने पूरी 15 वर्ष तक भारत में ही रह करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था और नालंदा विश्वविद्यालय में रुक करके इन्होंने वहां से शिक्षा ग्रहण की थी। कितने साल? 15 साल तक। और इसके बाद इनकी जो रचना है सीयू की, इसमें अपना पूरा भ्रमण वृतांत को लिखा है। किसमें? सीयू की। इनके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? वेनसांग जो चीनी यात्री थे इनके द्वारा सीयू की नाम का एक पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें इन्होंने अपना पूरा भ्रमण वृतांत को, जितना इन्होंने यात्रा किया था वो पूरा वर्णन किया गया है। तो ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और वेनसांग भी एक चीनी यात्री ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, किसने हराया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, जो कि एक दक्षिण भारत का शासक था पुलकेशन द्वितीय, जो कि किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और पुलकेशन द्वितीय जो था वो किस वंश से संबंधित था? चालुक्य वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश का शासक था। और ये इन्होंने हर्षवर्धन को ताप्ती नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। कब? 630 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गंधार कला का विकास किस कला से हुआ है? देखिए पीछे क्वेश्चंस में आप देखे थे कि जो गंधार शैली का विकास हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो जैसा देखा था आपने किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर अब क्वेश्चंस पूछा है कि भारत में गंधार कला का विकास किस कला से हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या था? तो ये जो आर्ट था तो ये हिंद यूनानियों के द्वारा, जो भारत में आए थे हिंद यूनानी, उनके द्वारा एक कला चलाई गई थी भारत में, एक प्राचीन कला था, उसका ही एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं या फिर उसी का डेवलप वर्जन बोल सकते हैं। तो उसके बाद ही गंधार कला का विकास हुआ था। किससे? हेलेनिस्टिक आर्ट से। हेलेनिस्टिक आर्ट से क्या बन गया था? गंधार कला बन गया था। तो ये जो था हेलेनिस्टिक आर्ट वो हिंद यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था, ये उनका कला था। तो ये फिर इसके बाद ही ये धीरे धीरे गंधार शैली में बदल गया, गंधार कला में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन की मोक्ष परिषद सभा कहाँ थी? हर्षवर्धन की मोक्ष परिषद जो सभा थी वो कहाँ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। हर्षवर्धन की जो मोक्ष परिषद थी वो प्रयाग में स्थित किया गया था। और कब? देखिए हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में 2 धार्मिक सभा को आयोजित किया था। कहाँ कहाँ पर? कन्नौज में और प्रयाग में। तो जो प्रयाग में जो धार्मिक सभा हुआ था उसे ही मोक्ष परिषद कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के द्वारा मोक्ष परिषद प्रयाग में कहाँ आयोजित किया गया था? प्रयाग में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।